नमस्कार दोस्तों। मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो लूसेंट जी के हिंदी मीडियम से ये सीरीज चल रही है। इसके पहले 2-3 लेक्चर आ चुके हैं, आप जाइए उनको देख लीजिए, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जीएस पुराण का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, ठीक है। उसमें आप जो भी पढ़ाया जा रहा है, एमसीक्यू प्रैक्टिस, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। डेली वहाँ पे क्वेश्चन वहाँ पे अपलोड हो रहे हैं, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। इस पूरे वीडियो को देखिए, आप जरूर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बारे में जो कुछ मैंने बताया, इंट्रोडक्शन दिया है, दूसरा सीरीज कब तक चलेगी, कैसे क्या चलना है, मैंने पहले लेक्चर में दे दिया है। उसको आप यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे पढ़ाने के अलावा, ठीक है। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। बस मुझे आपसे इतना ही कहना, इतनी विनती है आपसे कि अंत तक देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अन्य लेखक। तो अभी सोर्सेस के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। अभी तक मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। अभी तक पढ़ा क्या मैंने, हिस्ट्री के बारे में मैंने सब कुछ देखा, कौन सी हिस्ट्री कितने प्रकार की होती है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिक पीरियड कैसे कैसे क्या है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, जो सोर्सेस हैं, लिटरेरी सोर्सेज, जो आपके किताबी ज्ञान सोर्सेज हैं, आपके सोर्स जो आपके लिखित सोर्सेज कहाँ कहाँ मिलते हैं। एक विदेशी सोर्स होता है, एक स्वदेशी सोर्स होता है, धार्मिक सोर्स होते हैं, गैर धार्मिक सोर्सेस होते हैं। तो हमने ये सब देखा। तो अभी इस समय हम अन्य लेखक, अन्य सोर्सेज को देखेंगे। अभी तक हमने धार्मिक सोर्सेज को देखा था। फॉरेन ट्रेवलर्स जो आते हैं, वो जो लिखते हैं, उनको मैंने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा इसमें लूसेंट में। तो ये आगे देखते हैं। आज से यहाँ स्टार्ट करते हैं। तारानाथ। तारानाथ कौन थे? ये तिब्बत के रहने वाले थे, ठीक है। इन्होंने 2 बुक लिखी थी, कांग्यूर, कंग्यूर एंड तंग्यूर। याद रख लीजिएगा, आपसे पूछ सकते हैं कि किसने लिखी है, ठीक है। तो कंग्यूर, एक कंग्यूर है, एक कंग्यूर छोटा मात्रा गलती हो गई, फिर इसी में तंग्यूर हो जाएगा, ठीक है। इसे इसको चेंज कर दीजिए, खाली यही यहाँ ता लिख दीजिए बस, ये तंग्यूर, ठीक। तो कंग्यूर और तंग्यूर नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? तारानाथ ने लिखी थी, याद रखिएगा। ग्रंथ की इसने इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, बिल्कुल मिलती है। एक मार्को पोलो आए थे, आपको पता होगा, 13वीं शताब्दी में इटली से आए थे मार्को। 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्या पांड्या देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्या इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो मार्को पोलो कहाँ से आया था? हिस्ट्री से आया था। इसी ने क्या कहते हैं, आपने एक मूवी देखी होगी रुद्रमा देवी, अगर साउथ की देखी होगी, तो उसमें भी मार्को पोलो का जिक्र होता है, कैसे वो बताता है कि रुद्रमा देवी के बारे में बताता है, काकतीय साम्राज्य के बारे में, ठीक है। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य क्या मिलते हैं? पुरातत्व मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जो आपके एएसआई वाली से आप देखते हो, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ इंडिया। इसमें मान लीजिए कोई रिसर्च करते हैं या कुछ भी, तो उनको क्या ऐसा सोर्स मिलता है कि पता चलता है हिस्ट्री के बारे में, तो उसको जानेंगे। तो ये कुछ पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं इतिहास में, ठीक है। क्या है? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी मत समझ लीजिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज खोई, यानी बोगज खोई, एशिया माइनर, यानी कि एशिया माइनर, ये सब जगह कहाँ पे? इस समय टर्की का जगह है, टर्की जहाँ पे, वहां पे है। बोगज कोई से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, यानी अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो बगज कोई एक इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है। अभिलेख मतलब क्या? कोई पत्थर पाए होगा, उसमें कुछ लिखा हुआ है। तो इस जगह पे कौन से 4 हिंदू देवता का नाम मिलता है? मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन चारों नाम से आपसे पूछा जा सकता है। मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस, हेलियोडोरस के वेस नगर, यानी बेस नगर, जो कहाँ पे? विदिशा में है। बेस नगर के गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो आपको पता होगा कि जो ग्रीक ग्रीक एम्बेसडर आए थे, हेलियोडोरस, तो हेलियोडोरस यहाँ पे बेस नगर में एक गरुड़ स्तंभ लिखवा के गए थे। वहां उसको विदिशा, जो कि विदिशा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, एमपी में, विदिशा एमपी में है। वहां से पता चलता है किसके बारे में? भागवत धर्म के बारे में पता चलता है, यानी कि वैष्णविज्म, यानी भगवान विष्णु, यानी कृष्ण, भगवान कृष्ण या विष्णु में जो विश्वास रखते हैं उनके बारे में पता चलता है। सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र कहाँ पे मिलता है? हाथी गुम्फा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतवर्ष जो शब्द आप देखते हैं, आप नहीं कहते आज भारतवर्ष कितना महान है, तो आज का जो भारत है कितना महान है, तो इसका जिक्र कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। कहाँ पे? हाथी गुम्फा। होता क्या? ये गुम्फा मतलब गुफा से संबंधित है। तो ये किस राज्य में था? ये उड़ीसा में है, ठीक है। ये उड़ीसा राज्य से संबंधित था। उस समय इसके एक डायनेस्टी हुआ करती थी, छेदी डायनेस्टी, ठीक है। तो ये कहाँ की? खारवेल, खारवेल डायनेस्टी, खारवेल डायनेस्टी, तो खारवेल कहते थे। तो खारवेल कहाँ के थे? उड़ीसा के थे। तो वहां का हाथी गुफा अभिलेख से संबंधित में भारत का मिलता है, भारतवर्ष नाम मिलता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सहोगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल के उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है।
सोहागुरा इंस्क्रिप्शन कहा जाता है इसको, सोहागुरा इंस्क्रिप्शन, सोहागुरा अभिलेख कहाँ पे है ये? गोरखपुर में है। इसमें यहाँ नहीं दे रखा, मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ कहाँ पे है ये, गोरखपुर में है, ठीक है, याद रखिएगा। अशोक के बारे में जानकारी यहाँ मिलती है कि अशोक ने इसमें बताया था कि हमने कैसे, उन्होंने वहां पर कर माफ कर दिया था, कर बहुत कम, जैसे हर जगह 1/6 लगता था, हर जगह 1/6 लगता था, तो उन्होंने यहाँ 1/12 कर दिया था वहां पे, मतलब कम कर दिया था कर वहां पे। उसका ही कभी कभी पता चलता है कि वहां पे कर हटा दिया था, क्यों? क्योंकि वो जो इलाका है गोरखपुर कुशीनगर, ये सब इलाका भगवान बुद्ध से मिलता, भगवान बुद्ध के से जुड़ा हुआ जगह है, इसलिए उन्होंने कम किया था। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण यानी हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। भीतरी यानी भिटारी, कभी कहते हैं भीतरी, ये कहाँ पे? ये गाजीपुर में है, ये गाजीपुर में है, ठीक है। यहाँ लिखा नहीं है, मैं आपसे अलग से बता रहा हूँ ताकि आपको जानकारी मिलती रहे, हो सकता है आगे आपको इसके बारे में मिल जाए, क्योंकि मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ ताकि दोबारा जब रिपीट होगा तो आपको याद भी रहेगा, ठीक है। सती प्रथा, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख, इसको इंग्लिश में ईरान लिखते हैं, ईरान, ERAN, ईरान इंस्क्रिप्शन यानी ईरान अभिलेख, यानी एरण अभिलेख हिंदी में कह सकते हो आप। तो एरण अभिलेख जो शासक कौन? भानुगुप्त से प्राप्त होती है। कौन? भानुगुप्त। ये कहाँ के मंत्री थे? इसके चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री थे ये, ठीक है। जब ये भानुगुप्त, ये अपने आपको, ये किसी जब युद्ध में खत्म हो जाते हैं तो इनकी पत्नी भी अपने आप को खत्म कर देती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास, सातवाहन जो थे, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है, ठीक है। तो इनका कोई लिटरेरी सोर्स नहीं मिलता, लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलते हैं उससे आपको सातवाहनास के बारे में पता चलता है। रेशम बुनकर यानी जो कॉटन के जो वीवर्स थे, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। तो मंदसौर अभिलेख से आपको कॉटन के जो बुनकर है उनके बारे में पता चलता है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल बुर्जहोम, कश्मीर में नियोलिथिक साइट्स है, नियोलिथिक साइट, ठीक है। आपको बताया था ना, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चारकोलिथिक, उसके बाद हड़प्पा, वैदिक पीरियड ऐसे आता है ना। सबसे पहले क्या आता है? पैलियोलिथिक, या था मेसोलिथिक। पैलियोलिथिक कोई पूरा पाषाण काल कहते हैं, ये तीनों पाषाण युग है, ये सबसे पूरा पाषाण युग है। तो ये मध्य पाषाण युग आता है मेसोलिथिक, तो नियोलिथिक आता है जिसको कहते हैं नौ पाषाण युग, ठीक है। तो नौ पाषाण युग यानी नियोलिथिक साइट कौन सा? बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ पे है? ये कश्मीर में है। में गर्तवास गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। गड्ढा घर मतलब क्या? जैसे जमीन है, जमीन की और नीचे खोद गड्ढा कर दो, फिर उसी में रहो, ऊपर से ढक दो घास पत्ता से, पता ही ना चले, पूरा अच्छे से छत बना दो और ढक दो, लगे ही ना कुछ है। तो जो हट हाउस उसको कहते हैं, जो पिट हाउस कहते हैं उसको, पिट हाउस, ठीक है। नीचे एकदम गड्ढे में रहते हैं, तो गड्ढा घर बुर्जहोम का साक्ष्य मिला है। इनसे उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, ठीक है, इसमें सीढ़ियां होती थी, उतरते चढ़ते थे, गड्ढा किए रहेंगे ना। और मैं आपको एक और बता दूं, जो बुर्जहोम है, बुर्जहोम जो है, यहाँ पे जो लाशें दफनाई जाती थी वो कुत्ते के साथ दफनाई जाती थी। जी हाँ, कुत्ता, एक कुत्ता ले देते थे, एक आदमी, तो आदमी कुत्ता एक साथ लेटाया जाता था, उसमें दफन कर दिया जाता था जब आदमी मरता था तो, ठीक है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते थे। जो पुराने सिक्के उनको कौन सा कहते थे? आहत सिक्के। इसी को साहित्य में करसापड़ कहा गया, ठीक है, कसाड़पर कहा गया है। तो कसाड़पर गलत बोलिए हमने, कसाड़पर कहा गया है किसको? आहत सिक्के को। सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। तो इसको पंचमार्क पॉइंट भी कहा जाता है कभी कभी। तो पंचमार्क पॉइंट मतलब क्या? वो एक थप्पा मार देते थे या कुछ निशान बनाने की कोशिश करते थे। जो ग्रीक राजा था, ग्रीक, यवन का मतलब ग्रीक होता है, याद रखिएगा। आपको एक बार बता दूं, ग्रीक सबसे अच्छा क्या खाते? ग्रीक जो होते थे, जो ग्रीक के लोग थे, जो आज के समय ग्रीस जो इलाका आप देखते हैं मेडिटेरेनियन के किनारे किनारे, उनको सबसे अच्छा क्या खाने में लगता था पता है? मसाले में काली मिर्च खाते थे वो, काली मिर्च उनको बहुत पसंद, ठीक है। तो ग्रीक को हिंदी में क्या कहते थे? यवन। और यवन को क्या पसंद था? काली मिर्च, ठीक है। तो इसलिए काली मिर्च का नाम क्या था, क्या है पता है? यवन प्रियम, यवन प्रियम कहा जाता है। काली मिर्च को यवन प्रियम कहा जाता है। यहाँ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। काली मिर्च को क्या कहा जाता है? यवन प्रियम। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। तो समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे, ये कैसे पता चलता है? वो वीणा बजा रहे हैं, वो एक सिक्के पे उनका मतलब बना हुआ, चित्र बना हुआ है। अरिका मेडू, तो अरिक मेडू क्या है? ये पोर्ट है यानी बंदरगाह है। पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो अरिक मेडू पुदुचेरी के पास में, पौंडीचेरी जो आज के समय तमिलनाडु के जगह पे है, वहां पे सिक्के प्राप्त हुए, रोमन सिक्के। तो आप वो एक अभी पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था ना, पेरिप्लस ऑफ द इंटीरियर सी, पेरिप्लस ऑफ द इंटीरियर सी करके जो एक नाम की पुस्तक लिखी गई थी, उसके लेखक कौन है ये नहीं पता है। तो वहां पे ये अरिका मेडू के बारे में भी उसमें पता चलता है। उसमें इसमें भारत के बंदरगाहों के बारे में पता चलता है ना, कि कैसे व्यापार होता था समुद्री रास्तों से। तो वहां पे अरिका मेडू के बारे में भी वहां पे हमको आप हम लोगों को जानकारी मिलती है।
सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, बर्मा कहाँ पे यानी स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, ठीक है, बर्मा, मलाया यानी स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया यानी कम्बोज, और जावा यानी यह द्वीप से स्थापित हुए हैं। ठीक है, तो भारत का जो रिलेशन सबसे पहले आज के समय म्यांमार, जो मलेशिया है, कम्बोडिया है, और जो इंडोनेशिया है, यहाँ जावा मतलब वही इंडोनेशिया को कहा जाता है पूरा, तो उससे हमारे संबंध बने थे, मतलब अच्छे रिश्ते जुड़े थे। मैं आपको एक बात बता दूं, स्वर्ण भूमि म्यांमार का ऐतिहासिक नाम है। म्यांमार आज कहा जाता है उन लोगों को, और अमेरिका यानी वेस्टर्न नेशंस आज भी उसको बर्मा ही कह के बुलाते हैं। तो महत्वपूर्ण अभिलेख में बता दूं आपको, महत्वपूर्ण अभिलेख देख लीजिए। हाथी गुम्फा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख, जिसमें इसमें तिथि नहीं है, इसमें कोई तारीख नहीं लिखा हाथी गुम्फा अभिलेख में। एक कलिंग राजा खारवेल, वही मैंने आपको खारवेल डायनेस्टी के बारे में बताया था ना, कलिंग उड़ीसा का जो इलाका है वहां का, जो राजा खारवेल उनके समय का है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रमान, तो रुद्रमान जो द्वितीय थे उनके समय का है। तो मैं आपको एक बात और बताऊं, इसमें जूनागढ़ अभिलेख में संस्कृत में ओल्डेस्ट संस्कृत जो रिटर्न पोएटिक फॉर्म में आपको मिलता है, कहाँ पे, संस्कृत में लिखा हुआ जो मंत्र काव्य होते हैं, मतलब जो लिखित पाया गया है, वो जूनागढ़ अभिलेख में पाया गया है। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? नासिक का गौतमी बालाश्री, प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त, ठीक है, एहोल पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय, इसमें एहोल इंस्क्रिप्शन भी पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन, जब हर्षवर्धन साउथ की तरफ बढ़ रहा था तो उसको हराया था। किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। और एहोल इंस्क्रिप्शन के वो कौन लिखा लिखा किसने? रवि कीर्ति ने, कवि रवि कीर्ति ने लिखा है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? ये प्रतिहार नरेश भोज, पूजा प्रतिहार जो नहीं थे राजा भोज, उनके संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त से संबंधित है। तो भीतरी अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? जूनागढ़ अलग अलग, देखिए ये जूनागढ़ अभिलेख, ये जूनागढ़ गिरनार वाला, ये दो अलग चीज है, याद रखिएगा। तो भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। देवपाड़ा, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल के शासक विजय सेन, बंगाल के शासक कौन थे? विजय सेन, ठीक है, उनसे संबंधित है। देखिए, अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहा जाता है, ठीक है, इसको ऐसे इंग्लिश में देते हैं कभी कभी हम लोग, एपिग्राफी, ठीक। तो इसको एपिग्राफी कहते हैं, किसको? अभी यानी जो इंस्क्रिप्शन की हम स्टडी करते हैं, इंस्क्रिप्शन के बारे में खोज सोर्स जो हम इकट्ठा करते हैं, उसको एपिग्राफी कहते हैं। उत्तर भारत, उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली को नागर शैली कहा जाता है, एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला को द्राविड़ शैली कहा जाता है। दक्षिण पथ के मंदिरों के निर्माण में नगर नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह बेसर शैली कहते हैं। कौन? बेसर शैली कहलाती है। तो बेसारा शैली क्या है? जो द्रविडियन और नागर शैली का जो मिक्सचर है। आपको एग्जाम्पल देते हैं नागर शैली का, जैसे आज के भारत का जो राम मंदिर है, वो नागर शैली में बना है, ठीक है, लेकिन जो राम मंदिर है जो अयोध्या में बना हुआ है, उसके कुछ कुछ द्रविडियन स्टाइल के भी आपको साक्ष्य मिलते हैं, उसी मंदिर में आपको मिल जाएंगे जो भी बनाया गया था। नागर शैली का सबसे बेहतरीन और सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मंदिर टेम्पल अगर कहेंगे तो आप देवगढ़ का जो मंदिर बना हुआ है भगवान विष्णु सबका, देवगढ़ में जाएंगे, कहाँ पे? ललितपुर के पास है, ललितपुर झांसी के पास में है, उत्तर प्रदेश में। तो जो गुप्त समय, गुप्ता पीरियड के समय में जो मंदिर बने थे, वो नागर शैली के सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल में से एक है, ठीक है। पंचायतन क्या चीज है देख लीजिए। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तथा पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर चार सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण क्या है? कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। जो कई ढेर सारे मंदिरों का वो, खजुराहो का जो मंदिर आप सुने, खजुराहो का, खजुराहो मंदिर में कंदरिया महादेव मंदिर है। ब्रह्मेश्वर मंदिर कहाँ पे है? भुवनेश्वर में है। लक्ष्मण मंदिर जो खजुराहो में है, लक्ष्मण मंदिर भी है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में। दशावतार मंदिर देवगढ़, हाँ जी मैं इसी मंदिर की बात कर रहा था, देवगढ़ जहाँ पे उत्तर प्रदेश में ये है। और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। तो ये मंदिर भी आपको याद करना होगा, आपसे पूछ सकते हैं ये मंदिर कहाँ पे है, तो महादेव मंदिर भी जल्दी से बता दो। महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़, और गोंडेश्वर मंदिर कहाँ? महाराष्ट्र, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल, आइए प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। जिस काल में मनुष्यों ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण या उद्धृत नहीं किया है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक, ठीक, उसको प्री हिस्टोरिक कहा जाता है। आप जिसका पहला लेक्चर आप लुसेंट का देखे होंगे, अगर आप सुने होंगे, उसमें मैंने बहुत आराम से प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड में अंतर क्या है वहां पे मैंने समझाया है। जिस काल में, ये एक सेकंड और रफ कर दें।
जिस काल में वही जो मैंने बता दिया, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। ठीक है, ये देखिए संस्कृति के मालवा में जो बर्तन मिलते थे, पीरियड की बात है कि मालवा के इलाके में जो बर्तन मिलता था काला और लाल, ब्लैक एंड रेड में मिलता था हमको। बुर्जों में धूसर यानी जली हुई, जो जोखे में लाल, दक्षिण नौ पाषाण में चमकीला धूसर, पूर्वी नौ पाषाण में भूरा लाल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य लिखा है, आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलक्ष्य लेख पढ़े नहीं जा सकते, जिसको प्रोटो ऐतिहासिक, प्रोटो पीरियड कहा जाता है ना, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, आपको लिखित तो काल मिले हैं लेकिन आप उसको पढ़ नहीं सकते, इसको क्या कहेंगे, प्रोटो हिस्टोरिक। जैसे क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमको अभिलेख मिले हैं, कुछ ना कुछ लिखा है लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसको आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। ज्ञानी मानो, जो होमोसेपियंस कहा जाता है, ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40,000 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, पूर्व पसार युग या पूरा पसार युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। तो हंटिंग काम करते थे, मार के गाय भाई जो भी खाते, जो भी हंट करके खाते थे उस समय। शिकार पूरा पसार में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। ठीक है, आग का आविष्कार पूरा पाषाण में एवं पहिए पहिए का नौ पाषाण युग में हुआ। एक देखिए पाषाण युग में जो पहिए था, पहिया जो आपके नाचने के लिए पहिया कब बना था, ये नियोलिथिक पीरियड में। जो ये फायर आया था ये पूरा पाषाण युग में। ठीक, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नौ पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। जो डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है, डोमेस्टिक का काम यानी पालतू कुत्ते को पालतू बनाने का समय नियोलिथिक पीरियड से आपको इसकी जानकारी मिलती है। इस पीरियड में, नियोलिथिक पीरियड में मिलती है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। सबसे पहले कॉपर का मेटल, कौन सा मेटल यूज हुआ है भारत में, दुनिया में? इंसान ने सबसे पहले कौन सा किया है, इंसान की बात हो रही, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था, यानी कॉपर मेटल का प्रयोग किया था। उसके द्वारा बनाए जाने वाले प्रथम औजार सबसे पहले कौन सा बनाया गया, कॉपर से कुल्हाड़ी बनाया गया था। ये कहाँ पे मिलता है आपको, अतिरपक्कम में, अतिरपक्कम में मिलता है। हैंडेक्स इसको इंग्लिश में कहते हैं, हैंडेक्स। कृषि का आविष्कार नवपाषाण कालिक में हुआ, यानी कि नियोलिथिक पीरियड से ही एग्रीकल्चर चालू हुआ था। प्रागैतिहासिक में अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। ठीक है, तो आपको बता दूं मेहरगढ़ कहाँ पाकिस्तान में, यहाँ आपको खेती के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं, गेहूं को कहते हैं व्हीट, सबसे पहले किया गया था, एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। समझ गए, मतलब सबसे पहले क्या उगाया गया था, गेहूं, उसके बाद उगाया गया था जौ, उसके बाद चावल। याद रख लीजिए, सबसे पहले व्हीट, बार्ले, फिर पैडी यानी राइस, WPP, गेहूं, जौ, चावल। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कोल्डिवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। पलवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण काल कृति की खोज हुई थी। ठीक है, तो पहला जो भारतीय जो पैलियोलिथिक पीरियड के समय जो कलाकृति मिली थी, यानी कि अपर पीरियड के समय, अपर पैलियोलिथिक पीरियड के समय में कुछ कलाकृतियां मिली थी, वो कहाँ से मिली थी आपको, पलवरम से मिली थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश एवं औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। तो यानी आपको सीधी बात से पत्थर से ही औजार बनाएंगे उस समय। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। तो जो ये पैलियोलिथिक जो पीरियड के जो औजार आपको मिलते हैं, इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। ठीक है, 1863 में किया था किसने, रॉबर्ट ब्रूस फुटे, कहीं कहीं इंग्लिश में फुटे लिखा रहता है, हिंदी में फुट लिखा है, तो जो भी आप पढ़े। भारत का सबसे प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला यानी बहुत ज्यादा वहां पे आपको कब्र मिलेंगे। असम का श्वेतंभू, असम के समय, असम जहाँ पे है, जहाँ पे श्वेतंभू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव वाह कपि है। ठीक है, मानव वाह कपि कहाँ पे, श्वेतंभू गिबन कहाँ पे, असम में है। इनाम गांव ताम्र प्रसारण यानी कॉपर, कॉपर एज की बात कर रहा है ये। जो इनाम गांव कहाँ पे, नीचे है, महाराष्ट्र जगह, महाराष्ट्र जहाँ पे वहां पे है, युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जारवे संस्कृति से, तो जारवे कल्चर, तो जारवे कल्चर आज जो महाराष्ट्र वहां का है, तो यहाँ पे एक जो उस समय हड़प्पन कालीन जो जगह थी उसका नाम क्या है, इनाम गांव। भारत में शिवालक की पहाड़ी से, जो शिवालिक लिखा है हिंदी में यहाँ पे, जो शिवालिक जो हिमालय के पास जो नीचे शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है, फॉसिल का
प्रमाण मिलता है? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आपको पता है जो आज जहाँ हिमालय है वहाँ पहले समुद्र हुआ करती थी, ठीक है? तो ऐतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मनुष्य संबंध सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिलता है। तो भारत में जो मनुष्य संबंधी प्रमाण मानी भारत में सबसे उसको नर्मदा ह्यूमन भी कहते हैं, नर्मदा ह्यूमन भी कहते हैं उसको, जो नर्मदा घाटी के तट पे मिलता है हमको, ठीक है? भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी यानी कि रिजल प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। तो भारतीय जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किसने किया था? अगर आपसे पूछ ले तो रिजल ने किया था। किसने किया था? रिजल ने किया था, ये याद रख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज का लेक्चर बस यहीं तक, ठीक है? और इसके जो भी करंट जो भी एमसीक्यू जो प्रैक्टिस कराए जाएंगे उस ग्रुप में कराए जा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे ग्रुप लिंक दे रखा है, प्लीज आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ मंगल में, और जय हिंद जय भारत।